हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड द कोर्ट रूम। आज हम लीगल हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं, जो कि डेवलपमेंट ऑफ लीगल सिस्टम ड्यूरिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी ये है। जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ट्रेड, स्पाइसेस और ब्रिटिश रूल की इमेज आती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी थी या उसने इंडिया के लीगल सिस्टम को भी कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया? आज हम इस जर्नी को समझेंगे, कैसे एक प्राइवेट कंपनी धीरे धीरे इंडिया के जुडिशियल और लीगल अथॉरिटी बन गई। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। द बिगिनिंग ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट 31 दिसंबर 1600 को हुई थी। क्वीन एलिजाबेथ वन ने कंपनी को एक रॉयल चार्टर दिया। इस चार्टर ने कंपनी को ईस्ट इंडीज़ के साथ ट्रेड करने का एक्सक्लूसिव राइट दिया। ध्यान दीजिए, उस समय कंपनी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ बिजनेस था। उसके पास ना टेरिटरी थी, ना गवर्नमेंट, ना कोर्ट्स, ना पॉलिटिकल पावर। लेकिन हिस्ट्री यहीं से बदलनी शुरू होती है। जब कंपनी ने सूरत, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करनी शुरू करी, तब एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने आई। एम्प्लॉयज़ के बीच में डिस्प्यूट्स होने लगे, मर्चेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स टूटने लगे, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स बढ़ने लगे। क्वेश्चन ये था, इन डिस्प्यूट्स को डिसाइड कौन करेगा? इसी नेसेसिटी ने कंपनी को अपना जुडिशियल सिस्टम डेवलप करने के लिए मजबूर किया। यानी इंडिया में ब्रिटिश लीगल सिस्टम की शुरुआत किसी आइडियल फिलॉसफी से नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल बिजनेस नीड से हुई थी। फिर उसके बाद कंपनी को पहला मेजर जुडिशियल पावर मिली चार्टर ऑफ 1661 के थ्रू। इस चार्टर ने कंपनी को अथॉरिटी दी अपने एम्प्लॉयज़ और सेटलमेंट्स में सिविल और क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्टर करने की। ये पहली बार था जब कंपनी सिर्फ ट्रेडर नहीं, बल्कि जुडिशियल अथॉरिटी भी बनने लगी। ये इंडियन लीगल हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट था। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, चार्टर ऑफ 1726। इस चार्टर को इंडियन लीगल हिस्ट्री का फाउंडेशन कहा जाता है। इसके थ्रू मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में मेयर्स कोर्ट एस्टेब्लिश की गई। अब पहली बार स्ट्रक्चर्ड सिविल कोर्ट्स एग्जिस्ट करने लगे। मेयर और एल्डरमैन मिलकर डिस्प्यूट डिसाइड करने लगे और इंग्लिश लॉ का इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली इंडिया में शुरू हुआ। इसी चार्टर ने एपेलेट स्ट्रक्चर भी इंट्रोड्यूस किया। मेयर्स कोर्ट्स का डिसीजन के अगेंस्ट अपील गवर्नर इन काउंसिल के पास जा सकती थी, और कुछ केसेस में अपील इंग्लैंड की प्रिवी काउंसिल तक भी पॉसिबल थी। ये एक ऑर्गेनाइज्ड जुडिशियल हायरार्की की शुरुआत थी। अब कंपनी सिर्फ ट्रेडर नहीं रही थी, वो इंडिया के बड़े टेरिटरीज कंट्रोल कर रही थी, लेकिन करप्शन और मिसमैनेजमेंट भी बढ़ रहा था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये एक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री का भी लैंडमार्क है। इस एक्ट के थ्रू कलकत्ता में एस्टेब्लिश हुआ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम। ये कोर्ट 1774 में फंक्शनिंग में आया। कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और जजेस अपॉइंट किए गए। सबसे पहले चीफ जस्टिस थे सर एलिजा एम पे। अब इंडिया में इंग्लिश जजेस इंग्लिश लॉ अप्लाई करने लगे, लेकिन यहाँ से एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल। सुप्रीम कोर्ट मानता था हम इंग्लिश लॉ अप्लाई करेंगे, और गवर्नर जनरल और काउंसिल कहते थे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हमारे पास है। रिजल्ट हुआ कि जुरिडिक्शनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। सबसे पहला फेमस केस था द नंद कुमार केस 1775 का। इसकी वजह से ये क्लियर हो गया कि पावर्स प्रॉपरली डिफाइन करनी ज़रूरी है। अब आता है द एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसी कन्फ्यूजन को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये पास किया। इस एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट की जुडिक्शन को क्लियरली डिफाइन किया। साथ ही ये भी रिकॉग्नाइज किया गया कि हिंदूज के पर्सनल मैटर में हिंदू लॉ अप्लाई होगा, मुस्लिम्स के पर्सनल मैटर में मुस्लिम लॉ। ये प्रिंसिपल आज भी इंडियन पर्सनल लॉ सिस्टम का इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है। अब हम आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस पर, जिन्होंने जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में मेजर रिफॉर्म्स करे। इन रिफॉर्म्स के थ्रू जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट करने की कोशिश की गई। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को स्ट्रेंथन किया गया, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज किया गया, और जुडिशियल ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी भी इंप्रूव की गई। इस वजह से लॉर्ड कॉर्नवालिस को कई बार फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया भी कहा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन लीगल सिस्टम को दिया क्या? सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड कोर्ट्स, दूसरा स्ट्रक्चर्ड एपेलेट हायरार्की, तीसरा इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लीगल प्रिंसिपल्स, चौथा कोडिफिकेशन की फाउंडेशन, और पांचवा रूल बेस्ड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये अलग बात है कि कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जस्टिस नहीं, ट्रेड और प्रॉफिट था, लेकिन उसके लीगल रिफॉर्म्स ने मॉडर्न इंडियन जुडिशरी की फाउंडेशन रख दी। तो आज की डिस्कशन से हमको 5 बातें याद रखनी है। पहली, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेड करने आई थी, रूल करने के लिए नहीं। दूसरी, बिजनेस की नेसेसिटीज़ ने जुडिशियल सिस्टम को जन्म दिया। तीसरी, चार्टर ऑफ 1726 ने ऑर्गेनाइज्ड कोर्ट्स एस्टेब्लिश किए। चौथी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया और मॉडल जुडिशियल सिस्टम की फाउंडेशन रखी। और पांचवी, मॉडर्न इंडियन लीगल सिस्टम की जर्नी कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी के लीगल एक्सपेरिमेंट से हुई थी। इसीलिए इंडियन लीगल हिस्ट्री में हमें ये सिखाती है, आज की जुडिशरी एक दिन में क्रिएट नहीं हुई है, ये लगभग 200 साल के कॉन्स्टिट्यूशन और जुडिशियल एवोल्यूशन का रिजल्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको फ्यूचर में और ऐसी वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बियॉन्ड द कोर्ट रूम। थैंक यू।